नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कल आज 7 मई 2021 है और कल यानी 6 मई को हमारे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और वो उन्होंने बातों बातों में बहुत सारी जानकारियाँ लेनी चाहिए जो वसीयत से संबंधित हैं कि वसीयत बनाते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं, क्या वसीयत किसी स्टाम्प पेपर पे बनना चाहिए, क्या वसीयत का प्रोबेट कराना ज़रूरी है या नहीं। इनसे बहुत सारी बातों की जानकारी उन्होंने मुझसे मांगी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बनाकर A to Z सारी जानकारी जो वसीयत से रिलेटेड है और वसीयत जब बाद में उस बनाने वाले की डेथ के बाद जब वो प्रभाव में आता है तो क्या क्या चीज़ें मुश्किलें आती हैं जो पहले से अगर सेफ गार्ड कर लिया जाए तो लोगों को जो वसीयत बनाने वाले के बच्चे हैं या जिनको उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी है उनको परेशानी से बचाया जा सकता है। तो इन बातों पे हमने पूरी रिसर्च की और फिर एक एक चीज़ को अलग अलग करके स्टेप वाइज हमने आपके लिए तैयार किया है। आप इसको देखिए, फिर आपके जो भी विचार होते हैं आप उस विचार से हमें अवगत कराइए। आपके कोई सवाल हैं तो उस सवाल से हमें अवगत कराइए। तो जब भी कोई किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ दो तरीके से डिवॉल्व होता है या आगे जाता है। पहला, अगर कोई वसीयत बनाया है उस व्यक्ति ने तो वसीयत के अनुसार, जिसको टेस्टामेंट्री डिवोल्यूशन कहेंगे। दूसरा, अगर उसने कोई वसीयत नहीं बनाया है तो कहते हैं उसकी डेथ इंटेस्टेट डेथ हो गई, मतलब बिना किसी वसीयत के, बिना किसी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के उसकी डेथ हो गई। फिर उस केस में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जो भी उस व्यक्ति के जिस धर्म से वो बिलोंग करता है, इंडिया में खासकर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अनुसार जो पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे हिंदू के केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके तहत उसके वारिस हो जाता है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था उसी दौरान मेरे एक व्यूअर ने अपनी कहानी या अपनी समस्या को मेरे चैनल पे रखा। उसका केस ये था कि उसके दादाजी के 5 बेटे होते हैं जिसमें उसके पिताजी का नंबर 3रा होता है। उसके पिताजी की नौकरी लगने के बाद वो अपने दादाजी जिस शहर में रहते हैं उससे दूसरे शहर में चले जाते हैं। बाद में उसके फादर की डेथ होती है और उसके कुछ साल के बाद दादाजी की भी डेथ होती है। तो जो 2 भाई दादाजी के साथ रह रहे थे उन्होंने अपने वसीयत करा ली थी दादाजी से अपने फेवर में, जो इन्हें पता नहीं चला। बाद में जब उन्होंने म्यूटेशन करा लिया उनकी प्रॉपर्टीज़ को और मकान का, तब इनको पता चला। तो वो जानना ये चाह रही थी मेरी व्यूअर कि वो क्या कर सकती हैं और जो बिल है उसको क्या चैलेंज किया जा सकता है। तो आप भी सोचिए, इस सारी समस्याओं को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और जैसे जैसे वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि विल है क्या। तो सेक्शन 2H में इंडियन सक्सेशन एक्ट में विल को डिफाइन किया गया है, जिसको मोटे मोटी तौर पे ये समझ लीजिए कि एक लीगल डिक्लेरेशन है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर किसी व्यक्ति के द्वारा, जो उसके मरने के बाद ऑपरेशन में आता है, प्रभाव में आता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आई कि लीगल डिक्लेरेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको फॉलो करके जो विल बनाया जाता है वही वैलिड विल होता है। तो ये एक लीगल डिक्लेरेशन है। दूसरी चीज़ जो विल के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने भी विल बना सकता है, लेकिन उसके मरने के बाद जो विल ऑपरेशन में आएगा वो उसका लास्ट विल होगा। तो उसके पहले के सारे विल को रिवोक माना जाएगा। या तो वो पर्पसली करे, उस विल में जो लास्ट विल बना रहा है उसमें उसका जिक्र करें, या उस विल को डिस्ट्रॉय करके, जो पहले विल बनाया है उसको डिस्ट्रॉय करके करें, या अपने इंटेंशन को किसी और जरिए जाहिर करके करें। तो ये चीज़ें हैं, इस पर जो प्रोविजंस हैं रिवोकेबिलिटी पे, रिवोकेशन पे और विल के, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देखा कि क्या इसेंशियल कैरेक्टर्स हैं विल के। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसकी लीगलिटी को टेस्ट करने का जो प्रोविज़न है हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट में वो सेक्शन 63 है, जिसमें ये प्रोविज़न दिए हुए गए हैं। दूसरा कि इसमें रिवोकेबल विल
रिवोकेबल है, अपने लाइफ टाइम में कभी भी टेस्टेटर कर सकता है। और तीसरा कि ये किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए और उसको उसके डिस्पोजिशन से रिलेटेड होना चाहिए। अब जो इसके पहले हम आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बार बार यूज़ होने वाले टर्म हैं, हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले टर्म आता है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर की परिभाषा सेक्शन 2C इंडियन सक्सेशन एक्ट में दी गई है, और उसका मतलब ये होता है कि वो आदमी जिसको वसीयतकर्ता ने अपने वसीयत में नामजद किया है कि उसके मरने के बाद इस वसीयत को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट या उस वसीयत के अनुसार जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट वो करेगा, तो एग्जीक्यूटर उसे कहते हैं। दूसरा एक टर्म आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, और ये कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है किसी भी डिसीज्ड के प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए, और उस प्रॉपर्टीज़ को जो उसके वारिस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है, और इसका पर्पस, इनका काम होता है कि वो उस डिसीज्ड के स्टेट को, जो भी उनकी संपत्ति है, उसको एडमिनिस्टर करें। तीसरा एक वर्ड आप बार बार सुनेंगे, वो है प्रोबेट। अब ये प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट एक कॉपी, जैसे अगर आप इसके डिफिनीशन में जाएं जो दिया हुआ है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, तो ये एक विल का कॉपी है जिसको कि कोर्ट सर्टिफाई करती है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है वो सर्टिफाई करती है एंड उसको वैलिड डिक्लेयर करती है, तो ये प्रोबेट है। दूसरा एक कोडिसिल वर्ड आता है। कोडिसिल है कि कोई भी, अगर विल में कोई भी अमेंडमेंट होता है, उस अमेंडमेंट को जो रजिस्टर करते हैं उस डॉक्यूमेंट को कोडिसिल कहते हैं। नेक्स्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है। ये एक सर्टिफिकेट है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट इशू करती है विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ जो एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है, इंटेस्टेट डेथ हुई है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगले वीडियो में हम सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट और इन सब चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करेंगे, और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो इससे रिस्पेक्ट हैं, क्यों डिस्प्यूट हो जाता है, क्यों लोगों को कोर्ट में जाके सालों साल लगाना पड़ता है, तो और किन चीज़ों को हम सेफगार्ड कर सकते हैं, तो ये इसका हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपके पास कोई सवाल है इस प्रोबेट से रिलेटेड, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या आपने कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको डिस्कस भी, आपको उसका जवाब भी देंगे और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो अब जो एक वर्ड और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, टेस्टामेंट्री गार्जियन। ये टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है? तो जो भी कोई व्यक्ति अगर अपने विल में किसी व्यक्ति को गार्जियन बना देता है अपने बच्चों का, जब तक वो मेजर ना हो जाए, तो उसको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। और आज के दौर में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब जैसे एक एग्जांपल दूँ, एक मेरी एक जानकार के केस में क्या हुआ कि जो श्रुति लेडी थी वो टर्मिनल डिजीज से अफेक्टेड थी और वो डिवोर्सी थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। हस्बैंड चूँकि हैवी ड्रंकार्ड था तो उससे डिवोर्स हो गया था और वो उससे दूर रहता था, उसका पता भी नहीं था। तो और वो बहुत चिंतित थी अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि उसको पता था टर्मिनल डिजीज़ है तो अल्टीमेटली वो नहीं रहेगी। तो उसको सजेस्ट किया गया कि भाई आप अपनी बहन को, जिस पर आपको पूरा विश्वास है, उसको आप टेस्टामेंट्री गार्जियन बना दो, ताकि वो बच्चों से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकें, आप जैसे चाहते हो वैसे बच्चों का परवरिश करें और एजुकेशन कराएं। और आज के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है कि लोग टेस्टामेंट्री गार्जियन बनाते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विल होते कितने तरीके से हैं, तो सेक्शन 66 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट डील करता है। विल बेसिकली 2 ही तरीके के होते हैं, एक प्रिविलेज्ड विल और दूसरा अनप्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल में ओरल विल का प्रोविज़न है केवल सोल्जर्स के लिए, वो जो एक्चुअल वार में इन्वॉल्व है या किसी एक्सपेडिशन में है, चाहे वो आर्मी के हों या नेवी के हों या एयरफोर्स के हों। तो अगर कोई सोल्जर एक्चुअल वॉर में इन्वॉल्व है तो ओरल विल बना सकता है। तो जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो नॉर्मल विल की फॉर्मेलिटीज़, वो उस पर लागू नहीं होती। उसका एक स्पेसिफिक प्रोविज़न जो दिया हुआ है वो सेक्शन 60 प्रिविलेज्ड विल का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 66 में है।
दूसरा जो विल होता है अनप्रिविलेज्ड विल, वो बात बाकी सारे विल जो है अनप्रिविलेज्ड विल कहलाएंगे, और ये रिटेन होने चाहिए, ये रिटेन होना ज़रूरी है। और इसकी जो ज़रूरत होती है कि जो विल बना रहा है वो मेजर हो, साउंड मेंटल स्टेट में हो, और ये विल रिटेन होना चाहिए, और लीगल जो सेक्शन 63 की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो अब इसके अलावा जो विल्स होते हैं, जो डिफरेंट नेचर्स होते हैं विल्स के, वो अपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे होते हैं। जैसे सबसे पहला म्यूचुअल, काफ़ी कॉमन होता है म्यूचुअल विल और रेसिप्रोकल विल। दो व्यक्ति अगर विल बना रहे हैं और साइमल्टेनियसली एक दूसरे का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं विल्स में, तो वो नेचुरल विल, म्यूचुअल विल कहा जाता है, रेसिप्रोकेटेड विल कहा जाता है। दूसरा जो एक तरह का विल होता है उसको कहते हैं होलोग्राफ विल। होलोग्राफ विल में जो टेस्टेटर होता है, जो वसीयत करने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने हैंड राइटिंग से विल को लिखता है, तो उसको हम होलोग्राफिक विल कहते हैं। तीसरा होता है एक जॉइंट विल। जॉइंट विल में दो व्यक्ति मिलके एक विल बनाते हैं। जैसे नॉर्मली हस्बैंड और वाइफ के केस में देखा गया है कि दोनों मिलके एक विल बनाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि जब एक चला जाएगा दूसरा रहेगा, उस सारे इंटरेस्ट, उस सारी प्रॉपर्टीज़ का इंटरेस्ट उसके पास रहेगा, और उन दोनों के बाद अगर वो प्रॉपर्टीज़ किसी को देना चाहते हैं तो वो इकट्ठा उसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो एक है कंडीशनल विल। कंडीशनल विल का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर कि कोई सर्टेन इवेंट के हो जाने पर, इसको कॉन्टीजेंट विल भी कहते हैं, कि किसी घटना के घट जाने पर ये विल इफेक्ट में आता है, इवन डेथ के बाद। नेक्स्ट विल आता है इन ऑफिसेस विल। इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल है कि अगर कोई विल में कोई वसीयत करता अपने इमीडिएट रिलेटिव को ना देकर किसी बाहरी आदमी को, जो स्ट्रेंजर है, उसको अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है या मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, तो इसको इन ऑफिसियस विल कहते हैं। नेक्स्ट एक विल होता है डुप्लीकेट विल। डुप्लीकेट विल में ये होता है कि अगर उस केस में दो विल बनाए जाते हैं, एक ओरिजिनल विल जो दे दिया जाता है वसीयत बनाने वाले को, और दूसरा एक विल जो रिकॉर्ड में रखा जाता है, वो डुप्लीकेट विल होता है। तो कल होकर अगर कोर्ट मांगती है और ओरिजिनल विल अवेलेबल नहीं है तो इस विल की भी उतनी वैल्यू होती है। अब इसके बाद आता है कि कौन आदमी विल बना सकता है। तो उस केस में लॉ बड़ा क्लियर है कि सेक्शन 59 ये कहता है कि कोई भी मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। दूसरा, वो साउंड मेंटल हेल्थ में होना चाहिए। तीसरा कि उसके विल में किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्पोजल का डिस्कशन होना चाहिए या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो व्यक्ति विल बना रहा है और जिस वक्त वो विल बना रहा है उस समय वो मेंटली साउंड स्टेटस में रहे, साउंड कंडीशन में रहे। इवन कि अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और किसी पर्टिकुलर स्टेज या पर्टिकुलर फेज में वो मेंटली ठीक रहता है तो उस दौरान वो विल बना सकता है। लेकिन वही अगर कोई मेंटली ठीक भी है लेकिन इंटॉक्सिकेशन की स्टेटस में, नशे की स्थिति में है, या कोई उसकी ऐसी बीमारी है जिसकी फिजिकल, मानसिक नहीं शारीरिक की बीमारी है, जिसमें कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि जो व्यक्ति विल बना रहा है उसको इस बात का पूरा पता होना चाहिए कि वो विल जैसे इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है और विल उसका पर्पस एग्जैक्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी डेथ के बाद डिस्पोज ऑफ करने का है। अब एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किन किन परिस्थितियों में विल को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसका सेक्शन 61 इंडियन सक्सेशन एक्ट में जिक्र किया गया है कि अगर कोई विल फ्रॉड मतलब धोखा, कोअर्सन दबाव या इम्पोर्टिनिटी से बनाया गया। इम्पोर्टेनिटी कि लगातार किसी पे इतना दबाव दो कि वो अनॉय होके कोई काम कर दे और वो जिस समय वो कर रहा है वो काम उस समय उसका इंटेंशन नहीं है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, तो ये उस अवस्था में भी ये 3 कंडीशंस में अगर कोई विल बनाया गया है और ये इस्टेब्लिश हो जाता है कोर्ट में तो वो विल को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो केस हमने अपनी इसमें देखा हुआ है, कैरियर में देखा हुआ है कि मदन लाल जो होते हैं वो उनका बेटा बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद इस दौरान वो उनका भतीजा उनके पास आता है और कहता है कि
आपके बेटे की डेथ हो गई और उसको प्रेशराइज करने लगता है कि आप जो प्रॉपर्टी आप जिसमें रह रहे हैं दिल्ली में उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, सॉरी, और बिल बना के मेरे फेवर में कर दीजिए, और वो कंटिन्यूसली उनको परेशान करता है और अल्टीमेटली वो बिल बना देते हैं। इस बात की जानकारी उनके बेटे को नहीं होती है, बाद में वो म्यूटेशन भी करा लेता है, फिर बाद में ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो बिल बनाया गया है वो नेचुरल बिल नहीं है, वो दबाव में आके बनाया गया है और जो बनाने वाला का इंटेंशन नहीं था बिल बनाने का। तो इस तरीके से किस सिचुएशंस में विल को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। तो अब हम यहाँ तक आज की सफ़र को रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं विल के बारे में जो आपको डिस्कस करके बताना है कि विल का प्रोबेट कैसे कराते हैं, उसमें किन किन सूरत में, या विल बनाते वक्त और क्या लीगल फॉर्मेलिटी है जो अगर पहले नहीं किया गया तो बाद में उसकी वजह से जिसके फेवर में बिल बनाया गया उसको परेशानी होती है प्रोबेट लेने में। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी बिल से रिलेटेड अगर कोई समस्या है या कोई पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसका जिक्र कीजिए और हम उसको डिस्कस करेंगे और आपको वहाँ भी बताएंगे, और अगर उसमें से कुछ केसेस को निकाल के हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे जिससे क्या और हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके बिल से रिलेटेड मुद्दे पे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिल से रिलेटेड A to Z जानकारी बातों बातों में पता चल जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।